You all a very good afternoon. New chapter, I guess chapter number 6 है as per CBSE syllabus EMI electromagnetic induction. Name of the chapter इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा मतलब मैग्नेटिज्म भी आएगा मतलब पिछले कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूला की जरूरत डेफिनेटली रहेगी अगर वहां के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी गड़बड़ है तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कोशिश करूंगा कि दिक्कत ना हो बट फिर भी ठीक सबसे पहले हमने हमारा इस साल का 12th क्लास का फिजिक्स कहाँ से शुरू किया चार्जेस से ओके ये है एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज मान लो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है कोई भी है तो हमने बोला इन दोनों के बीच में आपस में एक फोर्स लगता है या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं वगैरह वगैरह तो हमने फोर्सेस की बात की यस इन दोनों के बीच में कोई तो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी उसकी बात की हमने दो ऑपोजिट चार्जेस पास में रखे इनको हमने एक डायपोल बोला ये डायपोल की बात की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं मान लो यहाँ पर एक प्लेट है जिसपे हमने सारे पॉजिटिव चार्जेस लगा दिए यहाँ नेगेटिव चार्जेस लगा दिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ ओके और यहाँ एक पावरफुल तगड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि भैया अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो वो इधर की तरफ चला जाएगा है ना इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा तो हमने देखा कि इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा एक चार्ज को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर मूव करने लगेगा इस साइड में उस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा फिर हम धीरे धीरे कैपेसिटर्स पे आए कैपेसिटर्स का हमको मैग्नेटिज्म में कहीं कोई काम नहीं मिला ओके तो उसको मैं थोड़ा सा साइड में छोड़ फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस चार्जेस से बनता है करंट करंट के बारे में रेजिस्टेंस के बारे में रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल यस इन सब के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी फिर मैग्नेटिज्म शुरू किया मैग्नेटिज्म में हमने क्या बोला मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम क्या था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पर अगर मैं एक वायर रख दूं और वायर में से एक चार्ज मूव कर रहा है मतलब इसमें से करंट जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है यस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई क्या हुआ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चार्ज था जो मूव कर रहा था रेस्ट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये मूव करेगा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी कैसे पता चला यहाँ पर आप एक नीडल रख दो नीडल रिफ्लेक्ट कर जाएगा मतलब वहां पर एक मैग्नेटिक ओके तो हमने बहुत सारी अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन पढ़े ऐसा रिंग है इसमें से करंट जा रहा है तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके एक्सिस पर कितना होगा इसके सेंटर पर कितना होगा मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना फिर हमने कुछ मैग्नेट के बारे में पढ़ा मैग्नेटिज्म चैप्टर में कि यहाँ पर मैग्नेट है मैग्नेट नॉर्थ से साउथ पोल में यहाँ पर इसके फील्ड लाइंस होते हैं है ना तो फील्ड लाइंस की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम इस चैप्टर में राइट ऐसे फील्ड लाइंस होते हैं नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट जाते रहते हैं ओके फिर हमने बोला कि अगर अगर वायर की कहानी हमने शुरू किया था हमने टॉर्क एक्टिंग वगैरह भी देखा कि एक वायर है करंट कैरिंग इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा वगैरह वगैरह इधर की तरफ है इधर की तरफ है ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं मैग्नेट के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स क्रिएट होते हैं मैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मैग्नेटाइज कैसे हो गया यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दो तो डाइपोल्स अलाइन होने लगते हैं इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब इस चैप्टर में हम इसका कंप्लीट उल्टा स्टडी करेंगे हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा कि ये वायर है वायर से करंट गया क्या था गिवन क्या था वायर से करंट गिवन था और प्रोड्यूस क्या हुआ यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड
इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भैया यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर गिवन है एक मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वायर आ जाए, है ना, अगर कोई वायर आ जाए, पहले देखो वायर गिवन था, करंट गिवन था, है ना, गिवन क्या था? करंट, करंट है हमको पता है, यस। हम बोल रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर बच्चों अगर कोई लूप आ जाए, लूप, करंट का लूप आ जाए, है ना, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, प्लीज ध्यान दो, यस। तो ये बल्ब ग्लो करने लगे, मतलब बिना बैटरी के, बिना बैटरी के करंट प्रोड्यूस होता है। देखो यार ये लाइट जलेगा क्या? कम ऑन गाइस फटाफट, है ना, ये यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, क्या ये बल्ब जलेगा? यस, नो, नो, नो नो, सर। क्यों नहीं? क्योंकि सोर्स नहीं है ना, सोर्स नहीं है, करंट का सोर्स नहीं है, वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्या नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यस। लाइट जलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो कोई सोर्स नहीं है, तो लाइट नहीं जलने वाला, वेरी गुड। लेकिन यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ऐसा कुछ जादू होगा कि एक लूप हमने लिया कुछ इस तरह से, है ना, यहां पर, यस, क्या कोई बैटरी है? नहीं है, क्या कोई सोर्स है? नहीं, लेकिन फिर भी ये मैग्नेट को अगर मैं इसके पास में लेकर जाऊं तो ये बल्ब जल जाएगा, मतलब मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैग्नेट की वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस, है ना, ये कहानी हम पढ़ेंगे। अब करंट प्रोड्यूस हुआ तो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, कितना चार्ज मोशन में आ गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Have a look at this simulation। क्या है? बस एक मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं अच्छा पहले ना मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको, फिर उसके बाद बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस held in a magnetic field is measured as the total number of magnetic field lines crossing that surface। कोई टेंशन नहीं, यहाँ आ जाओ। क्या बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स? ये है हमारा, दो तीन डायग्राम्स बनाता हूँ छोटे छोटे। ये है हमारा मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करे, ओके, है ना। ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये जो भी है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाए, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर मैं एक सरफेस रख देता हूँ, एक सरफेस, यस। इस सरफेस के अंदर कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं? एक, दो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया दो। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने एक सरफेस रख दिया, इसमें से कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं बच्चों? एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया चार। इट इज द नंबर ऑफ flux, number of magnetic field lines that is passing through any surface at a given point of time। मतलब क्या? once again देख लो, magnetic flux through any surface is measured as the total number of magnetic field lines crossing the surface। इस surface को कितने magnetic field lines cross कर रहे हैं, इसको बोलते हैं magnetic flux। और इसको बच्चों हम डिनोट करेंगे ऐसे, फ्लक्स बी। बी मतलब मैग्नेटिक, बी मतलब क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या सब लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, यहाँ से निकली, ओके। और मैं यहाँ पर एक सरफेस बना दूं, तो कितना हो गया फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्लक्स इज 1 2 3 4 5। अब इस सरफेस को मैं थोड़ा पीछे सरका दूं क्या? इस सरफेस को मैं इधर सरका देता हूं थोड़ा, ओके, ऐसे आ गया ये सरफेस थोड़ा पीछे। अब फ्लक्स बताओ कितना है? 3। There are 3 lines which are passing through that surface।
करेक्ट। मान लो ये एक और लाइन लंबी बना दी, इसको मैं और पीछे मूव कर देता हूँ, इस सरफेस को मैं और पीछे हटा देता हूँ। अब बताओ इसमें से कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं, 2 ले लेता हूँ दो। फॉर एग्जांपल। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज 2, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस एंड बच्चों इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर है ना, वो सिर्फ एक नंबर है, कितने फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। Yes, that is called as magnetic flux and it is denoted by the symbol flux B, मतलब magnet। ठीक है, चलो एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ साथ इसी पेज पे डायग्राम है ना, इसलिए व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, यस, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर ये सरफेस है, यस, तो एरिया वेक्टर इधर रह सकता है या फिर इधर भी रह सकता है, दोनों साइड, इधर इधर कोई भी। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बच्चों अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, है ना। अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, है ना। तो एरिया वेक्टर, तो एरिया। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये क्या है, 2D सरफेस, 2D सरफेस, 2D सरफेस पे एरिया वेक्टर दोनों साइड कोई भी ले लो आप, आपका आंसर गलत नहीं होगा, इधर ले लो इधर ले लो, कोई भी एरिया वेक्टर। लेकिन अगर 3D सरफेस है, यस, मान लो ये है एक सिलेंडर, तो इसमें एरिया वेक्टर कैसा आएगा, यस, Outwards. आउटवर्ड Outward. So नॉर्मल। outward normal. वेरी गुड, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल। अंदर वाला एरिया वेक्टर नहीं लेते हम, अंदर नहीं लेते, इट इज ओनली आउटवर्ड एंड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। यस, क्या सब लोगों को एरिया वेक्टर का रिवीजन ठीक है और मैग्नेटिक फ्लक्स Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, हमको sir. 2 चीजों की जरूरत रहती है। किसी भी सरफेस से, ये देखो किसी भी सरफेस से, ये सरफेसेस बनाया हमने, मान लो बच्चों ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है। इस सरफेस में से कुछ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर रहेगा ये। 2D सरफेसेस की बात करते हैं फिलहाल, इसका एरिया वेक्टर रहेगा ये। अब इसमें से कुछ फील्ड लाइंस जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के पॉइंट पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो 2 चीजें हैं मेरे पास, एक एरिया वेक्टर पता है और मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ अरे ऐसे ही जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो। सो 2 चीजें मुझे पता रहेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया। सरफेस है, उससे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है और एरिया वेक्टर को ए लेते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अज्यूम इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। जरूरी थोड़ी ना है ना दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे हमेशा, यस, अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सरफेस ऐसा बना देता हूँ, कैसा, ऐसा, राइट। तो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक एरिया वेक्टर रहेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच का एंगल हो सकता है, क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux is nothing but number of field lines, but उसका एक फॉर्मूला भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B cos theta, B cos theta, B is the magnetic field, A is the area vector, cos theta is the theta, cos of the angle। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, B dot A, yes, और ये है डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो गाइस ये है एक वेक्टर, ओके, ये है एक वेक्टर, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट है एक स्केलर, तो इसको बोलते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट। या ये तो बेसिक है, ये तो ऐसे ही होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A,
ओके, तो इसका यूनिट क्या रहेगा फिर बच्चों? यूनिट बी का यूनिट है टेस्ला और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर विच इज आल्सो कॉल्ड एज वेबर, है ना? दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, इसके साथ साथ एक और यूनिट होता है, इधर नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूं। 1 वेबर या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। मैक्सवेल है ना, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिकेटर, उसने निकाला रहेगा, है ना? यस, तो उसने अपना नाम दे दिया, ठीक है। सो 10⁸ मैक्सवेल। एक और यूनिट होता है मैक्सवेल, and what is Maxwell? 10⁸ Maxwell is equal to 1 TM, 1 Tesla meter square, that is the unit। ओके, अब इससे होना क्या है, होगा क्या, ये सब समझते हैं। पहले दो चीजें समझ में आई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ये देखो, यहाँ पे था 5, फिर सरफेस दूर चला गया तो 3 लाइंस उसको क्रॉस कर रही है, फिर सरफेस और दूर चला गया तो 2 लाइन। यहाँ पर है एक मैग्नेट नॉर्थ, सॉरी, यहाँ पर है एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, यहाँ से 3 लाइंस निकल रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। और मैंने एक सरफेस को यहीं पे फिक्स कर दिया, फिक्स बैठा दिया, उसको चिपका दिया वहां पे, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा? फॉर एग्जांपल 4, है ना? लेकिन लेफ्ट साइड से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक सरफेस है जो फिक्स नहीं है, which can move, मूवेबल है वो सरफेस, मूवेबल सरफेस। ओके, तो फिलहाल उसमें से जाने वाला फ्लक्स है 6, ठीक है। उसको इधर की तरफ थोड़ा सा मूव करो तो उसमें से फ्लक्स जाएगा, मान लो 1, है ना? एक फील्ड लाइन जा रही है तो मैं 1 बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक हो गया कि फ्लक्स फिक्स हो गया किसी सरफेस के थ्रू, एक हो गया कि फ्लक्स कैन चेंज, फ्लक्स कैन चेंज। फ्लक्स चेंज कब करेगा? जब मोशन होगा। किसका मोशन होगा? सरफेस का या मैग्नेट का। आप मैग्नेट को दूर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ओके, इसी के साथ ध्यान है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है। ओके, ठीक है। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेट के फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती हुई, और साइड में रखा हुआ है एक वायर, एक सरफेस, एक लूप। ये देखो, वायर रखा है, लूप रखा है। इस वायर के अंदर लगा हुआ है एक बल्ब। क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि सोर्स नहीं है, लाइट नहीं है ना। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो क्यों नहीं है? सोर्स नहीं है, बैटरी नहीं है, वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस मैग्नेट को लेकर, पहले भी बता चुका हूं मैं ये 10th स्टैंडर्ड में अगर बच्चों को याद है ना, इस मैग्नेट को लेकर के मूव करता हूं, मोशन करता हूं इसका, इस मैग्नेट का अंदर बाहर, अंदर बाहर। देखो, अगर मैं मैग्नेट को एक जगह पे फिक्स कर दूं तो कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अच्छा, क्यों कुछ नहीं होना है? प्लीज ध्यान दे दो, इतना डिटेल में वापस नहीं होगा, फिर तो टेक्निकल चीजें चालू हो जाएंगी। ओके ओके, इस लूप के अंदर से कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं? ओके, ये 1 2 3 4 और ये सब बाहर से जा रही है ना। सो 4 फील्ड लाइंस आर गोइंग थ्रू द पर्टिकुलर लूप। इस लूप के अंदर से बच्चों 4 फील्ड लाइंस जा रही है, 1 2 3 4, है ना। 4 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू, ठीक है। अब इस मैग्नेट को मैं पास लेके आता हूं, और है ना, तो अब देखो कितनी सारी फील्ड लाइंस उस लूप के अंदर से जाएगी, सारी की सारी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी फील्ड लाइंस लूप के अंदर से जा रही है, ठीक है। इस मैग्नेट को मैं दूर लेकर के जाता हूं और दूर लेकर के जाता हूं, तो
और दूर जब लेकर के जाऊंगा तो देखो कितनी फील्ड लाइन उसके थ्रू पास होने वाली है। आई डोंट नो इफ दिस ब्लू कलर इज विजिबल। एक, ये दूसरी और तीसरी, सिर्फ 3 फील्ड लाइन उसके थ्रू पास हो गई। इसको बोलते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सरफेस के थ्रू, उस लूप के थ्रू पास कर रही है, वो चेंज हो रही है। और जब बच्चों ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगी तब लाइट ग्लो करेगा, है ना? तब लाइट ग्लो करेगा। अगर आप इसको ले जाकर के फिक्स कर दो तो चलने नहीं वाला। यस, कुछ नहीं हो रहा है, देखो कहां कुछ हो रहा है नहीं। ये मैग्नेट को कंटिन्यूअसली मोशन में रहना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। जब तक इसका मोशन चालू है तब तक क्या होगा? तब तक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होता रहेगा। पास में आएगा ज्यादा फील्ड लाइंस, दूर जाएगा कम फील्ड लाइंस। तो इस लूप के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस चेंज होते रहती है, और फील्ड लाइंस की चेंजिंग को बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? V डॉट A, है ना? एक तो B पे डिपेंड करता है कितना फ्लक्स रहेगा, और एक बच्चों A पे डिपेंड करता है, A एरिया है। अच्छा, दोनों पे डिपेंड करता है, कैसे? आ जाओ देखो तो जरा, एक काम करते हैं। इस मैग्नेट को फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ, ओके? और मान लो एक, ओके, मान लो 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन से जा रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट इज 5। इसके लूप का एरिया बढ़ा देता हूं मैं, प्लीज ध्यान दो, यही सब पे न्यूमेरिकल्स बने, ओके? ये लूप को मैंने बहुत बड़ा कर दिया। जैसे ही मैंने लूप को बड़ा किया, इसमें से तो और ढेर सारे फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ये है ना, ये यस। तो डेफिनेटली एरिया पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द लूप। वेरी गुड, क्योंकि लूप बड़ा हो गया तो उसमें से जाने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बड़े हो जाए। ठीक है, चलेगा। लूप छोटा हो गया तो उसमें से जाने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस छोटे हो जाएंगे ऑब्वियसली, या कम हो जाएंगे, उसमें से जाने वाले फील्ड लाइंस कम। दूसरी चीज क्या करते हैं? ये मैग्नेट को ना बहुत कम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम लोग। देखो बच्चों, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैंने बहुत कम कर दी, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत कम कर दी, बहुत कम कर दी। तो यहाँ पे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बहुत वीक रहेगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतने ही है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। अगर मैं उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, अगर मैं उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, यस, फील्ड लाइंस डार्कर हो रहे हैं, यस, तो हो क्या रहा है? बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको सेम दिखेंगे मे बी, बट स्ट्रांग हो जाएगी फील्ड, यस। और अगर फील्ड स्ट्रांग हो गई तो लूप के अंदर एक स्ट्रांग फील्ड, यस। तो हमारा जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, बी और ए। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना है और एरिया कितना है। और not just that, it will also depend on number of turns। बच्चों, अगर ये number of turns एक ही होता, यहाँ देखो एक ही टर्न है, तो एक टर्न के लिए 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस, 2 टर्न्स के लिए 12 फील्ड लाइंस हो जाती है। यस, नंबर ऑफ टर्न्स को n ले लेता हूं मैं, जितने टर्न्स उतने ज्यादा, क्योंकि हर लूप से कुछ सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, तो हमको हर एक लूप के लिए कंसीडर करना है। यस, अब जादू हो रहा है। जादू कैसे हुआ ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो जादू हो रहा है। क्या जादू हो रहा है? कि अगर मैं इसको इधर मूव करूं तो उस लूप के अंदर की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होती है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने से लाइट ग्लो किया। लाइट ग्लो किया मतलब करंट फ्लो हुआ? नॉट रियली। लाइट ग्लो किया मतलब इसके अबाउट एक वोल्टेज आ गया, इसके अबाउट एक वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को आज के लिए हम नाम दे देंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या है ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन ये एक वोल्टेज है। बिना वोल्टेज के लाइट नहीं जलने वाला, बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। ये वायर है, यस, क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? नहीं।
हमको यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब इसमें से चार्जेस फ्लो होंगे। यस, तो करंट बाद में फ्लो होगा, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देंगे ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज। अब इस लाइट के बदले मैं यहाँ वोल्टमीटर लगा देता हूँ छोटा सा, तो जब मैं इसको मूव करूंगा तो वोल्टमीटर हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ये देखो वोल्टमीटर को देखो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है खटाक से, है ना, एकदम थोड़ा सा। ये इधर आया थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, इधर आया ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, इधर गया लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, मैग्नेट पीछे आया राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, और हल्का सा इतना सा डिफ्लेक्ट करता है सिर्फ, खत्म। इतना सा डिफ्लेक्ट किया मतलब इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ये वायर को हमने ऐसे लूप बनाया ना, तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे ईएमएफ। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते अगर ये एक लूप बन जाए, तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाए, है ना। और उस करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, ये आगे की कहानी। आज के सेशन के लिए करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? यस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स पे नहीं, बच्चे इतना सिखाने के बाद भी मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, नो, चेंज इन मैग्नेटिक। यस, दूसरा चेंज इन एरिया, जितना एरिया चेंज करेंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है, और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो हमने क्या किया, फिलहाल के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बना दिया, बी को हमने कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड 2D सरफेस,2D प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल। लेकिन जरूरी थोड़ी है 2D प्लेन सरफेस रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी तो हो सकता है। यस, ओके, ये भी प्लेन सरफेस है, बट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। भी इधर जा रहा है, ये इधर डायरेक्शन, सब में देखो डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट। एक अच्छा, हमको तो पूरे सरफेस का फ्लक्स चाहिए, है ना। इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, लेकिन वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है फ्लक्स वगैरह मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हम यहाँ एक छोटा सा एरिया कट करेंगे। ये देखो छोटा सा एरिया कट करेंगे, इस एरिया से एक छोटा सा फ्लक्स पास करेगा, बिल्कुल इस छोटे से एरिया से एक छोटा सा फ्लक्स डी फाई पास करेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो मैं ले लेता हूं बी डॉट डी ए। तो हमने क्या किया, यहाँ एक छोटा सा एरिया कट किया डी ए, और बोला इस डी ए एरिया में से डी फाई फ्लक्स पास कर रहा है। ओके, फिर हम एक और छोटा सा एरिया यहाँ पे कट करेंगे डी ए इक्वल टू डी ए, और बोलेंगे यहाँ से एक छोटा सा फ्लक्स पास हो रहा है डी फाई, और एक छोटा सा एरिया यहाँ कट करेंगे, कितना एरिया, डी एरिया, और बोलेंगे यहाँ से डी फाई फ्लक्स पास कर रहा है, ऐसे डी फाई सारे डी फाई को ज्वाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। What is integration of d phi? Yes, phi. Magnetic flux is equal to, क्या b कांस्टेंट है? क्या मैं b को बाहर ले सकता हूँ बच्चों? हाँ, क्या मैं b को बाहर ले सकता हूँ? यस, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना। हाँ, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ d। नॉट रियली, ऐसे नहीं करेंगे हम, पहले डॉट है ना, तो पहले तो मैं b डॉट da है, तो मैं इसको लिख दूं बच्चों b da cos theta, b a cos theta, वेरी गुड। क्या b कांस्टेंट है? हाँ, यस। इंटीग्रेशन ऑफ da क्या होने वाला है? सर एरिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ da हो जाएगा
एरिया और cos थीटा का cos थीटा। यस, ऐसे भी आप इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हो। एक्चुअली ऐसे भी नहीं करना है यार, आपको ना ऐसे ही छोड़ना है इसको। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी ए। अब इसको कब कहाँ कैसे यूज करना है वो हमें पता है। जब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तब मैं बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। फिलहाल के लिए तो फॉर्मूला ये है। यस, क्योंकि हमको थीटा नहीं पता फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, सब सब अलग अलग डायरेक्शन, राइट। ओके, तो इसको फिलहाल हम ऐसे छोड़ेंगे। ओके, इस केस के लिए फ्लक्स कब और कैसे और कहां मैक्सिमम होगा, अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आ जाओ यहाँ पर। स्पेशल केसेस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कैसे समझाए ये, एक सेकंड दे दो मुझे। ध्यान दो। यस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या, अरे फॉर्मूला से तो एकदम क्लियर होने वाला है। ओके, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बी ए कॉस 0, so that is nothing but BA, and बच्चों this is the maximum flux that can pass through a plane. ओके, ये है हमारा प्लेन, ठीक है, बिना प्लेन ले लो आप इसको, है ना। और इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ या मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ ले ले, एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ। यस, प्लीज ध्यान दो, एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ। देखो कितना सारा इसमें से फ्लक्स बाहर आ सकता है, प्लीज ध्यान दो, कितना सारा फ्लक्स इसमें से बाहर आ रहा है, कितना सारा फ्लक्स इसमें से बाहर आ रहा है, ढेर सारा फ्लक्स बाहर आ सकता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सारा फ्लक्स बाहर आ रहा है। ओके, अब मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूं, तो 90 डिग्री करने से क्या होगा, 90 डिग्री करने से तो ये हो जाएगा BA cos 90 which is 0 है ना, which is the minimum flux that can pass through it. ओके यार, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज नहीं करूंगा मैं, बट अब मैं इसको कर देता हूं ऐसे। ये देखो, इसके अंदर से कोई भी फ्लक्स नहीं जा सकता, अरे मेरा हाथ आ ही नहीं सकता उसके अंदर। यस, ऐसा था तो आराम से ये फील्ड लाइन ऐसे जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया ना, तो फील्ड लाइन उसके अंदर से जा सकते हैं क्या, नहीं, ऑब्वियसली ऐसा होने के बाद कैसे जाएंगे, ऐसा था तो ठीक था, ऐसा था तो नहीं जा सकते, तो फील्ड लाइन उसको कट करके अंदर से नहीं जाना। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, BA cos थीटा ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि थीटा जब cos थीटा, थीटा जब 90 से कम होता है cos थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है, ओके, बाद में जब एप्लीकेशन आएगा तब कोशिश करूंगा दोबारा से बता दूं, बट अभी से ही बताते चल रहा हूं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी तरफ और ये एरिया वेक्टर ऐसा होगा, देखो ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है, नहीं ऐसा, करेक्ट, मतलब बच्चों एरिया वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, आई होप सबको दिख रहा है अच्छे से, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स इधर। ओके, मैं ये आया फिंगर्स लेके, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो इतना ही इसमें से निकल पा रहा है यार, मुझे ऐसा था तो 5 फिंगर्स बाहर आ रही थी, थोड़ा टिल्ट किया तो 4 फिंगर्स मुश्किल से आ रही है, और एंगल बढ़ा दिया तो 3 फिंगर मुश्किल से बाहर आ रही है। मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ना, तो सिर्फ 1-2 फील्ड लाइंस इसमें से पास कर पाएंगे, और जब ऐसा हो गया 90 डिग्री पे, तब तो एक भी फील्ड लाइन नहीं पास करेगा। नाउ ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 होगा तो ये BA cos थीटा का BA cos थीटा ही रहेगा, सिर्फ फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, अब यहाँ देखो, ये था हमारा 0 डिग्री, ये हुआ 10 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। यस, फील्ड लाइन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हुई, एरिया वेक्टर इधर आ गया, वेरी गुड। अब ये और ऐसे टर्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी आपकी तरफ है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी आपकी तरफ, अब एरिया वेक्टर इधर जा रहा है,
तो इनके बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया। ओके, अब ये और थोड़ा टर्न हुआ तो एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो ये हो गया। अब ये वापस से ऐसा हो गया, लेकिन बच्चों हमने एरिया वेक्टर आपकी तरफ माना था, ठीक है, अब वो घूम करके मेरी तरफ हो गया। तो नाउ दिस इज द फील्ड लाइन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों दिस इज द एरिया वेक्टर। इनके बीच का एंगल हो गया 180, 180। फाइन, फिर इसको मैं और रोटेट करूंगा, और रोटेट करूंगा तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और फिर से एरिया वेक्टर 0। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पहले सबसे मैक्सिमम था जब दोनों सेम डायरेक्शन, फिर धीरे धीरे कम होते गया एरिया वेक्टर। जैसे जैसे ये एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा ये हो गया, cos थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, फिलहाल पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा कम होगा। ऐसे फुल मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स, और थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स, यस, और 0 मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। देखो अभी तो जा ही नहीं सकता एक भी फिंगर, अब ऐसे किया, अब 2 फिंगर, अब ऐसे किया 3, ये ऑल 5, लेकिन ऑल 5 180 डिग्री पे होगा, करेक्ट, मतलब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यस, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और कुछ नहीं। अब नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस फिलहाल छोड़ दो, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो यार, हमने क्या इसको मूव नहीं किया, आगे पीछे कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इसको टर्न कर रहे, इसको हम टर्न कर रहे, टर्न कर रहे, टर्न कर रहे, तो टर्न करते तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जरूरी है क्या कि आप ऐसे आगे पीछे मूव करें? देखो वो भी पॉसिबल है, जो हमने देखा ये फील्ड लाइन से हमारे ऐसे, यस, आया, पहले मिडिल फिंगर अंदर गया, यस, सिर्फ मिडिल फिंगर, ओके, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा सब फिंगर्स अंदर, यस, डबल मीनिंग बातें नहीं करना, इधर ध्यान, ओके, सब फिंगर्स अंदर, ओके। सो क्या हो गया, फ्लक्स चेंज। तो 2 तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के, या तो आप ये रिंग को आगे पीछे करो, यस, या तो इस रिंग को घुमा दो, घुमा दोगे तो ऑटोमेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो जादू होगा और करंट प्रोड्यूस। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स हो गया यहाँ पे, अगर आपको एप्लीकेशंस भी जानने होंगे तो। चलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आप स्क्रीन पर खोलना थोड़ी, एवरीबॉडी पक्का? यस सर। यस सर। ये एक्सपेरिमेंट Yes, sir. डिस्कवर किया फैराडे ने। फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आपके बुक में 2 एक्सपेरिमेंट दिए रहेंगे। रिलेटिव मोशन बिटवीन अ क्लोज्ड कॉइल एंड मैग्नेट, ये लिया क्लोज्ड कॉइल और बच्चों ये मैग्नेट, ये क्लोज्ड कॉइल, ये मैग्नेट, क्या किया, ये मैग्नेट को अंदर बाहर करो ऐसे, तो इसमें से जाने वाले फील्ड लाइंस चेंज होंगे। सो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों भी ऐसे आगे जा रहे हैं सेम स्पीड से तो चलेगा नहीं, अलग अलग स्पीड से अंदर बाहर करो तो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। उस इंसान ने, अच्छा ऐसा बोलते हैं, स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है कि वो फैराडे बैठा था, मेला बैठा था लॉकडाउन में, कोविड में, यस, मैग्नेट से खेल रहा था, और पास में उसके एक गैल्वेनोमीटर था, वोल्टमीटर था और गैल्वेनोमीटर था, और उसने मैग्नेट फेंका, गुस्से में आके मैग्नेट को फेंक दिया, बोर हो रहा है, बोला क्या करूं, मैग्नेट फेंकता, यस, मैग्नेट फेंक दिया गैल्वेनोमीटर के पास, तो गैल्वेनोमीटर टिंग 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 डिस्प्ले, ठीक है ना, लेकिन उसने वो एक्चुअली प्रॉपर, सो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेट फेंका, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, ठीक है, चलो नहीं, उसकी स्टोरी को छोड़ो, बट क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया कि अगर ये मैग्नेट मूव होता है तो सेकंड एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये वही है, ओके, या तो इस मैग्नेट को मूव करो आप, यस, या तो इस कॉइल को आगे पीछे मूव करो, एक ही बात है, दोनों में कुछ भी करो। सेकंड एक्सपेरिमेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, टू कंडक्टिंग लूप्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ये सब 10th में हुआ है आपका, है ना, ये एक्सपेरिमेंट भी 10th में हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, है ना।
देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर दो कॉइल्स लगा दिए, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ये एक वायर लगा दिया यहाँ पे सोलोनॉइड जैसे, है ना, और इसको बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ओके। और उससे थोड़ा सा दूर एक और कॉइल लगा दिया जिसको कोई बैटरी नहीं है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई सोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर क्या करने का, फिर इस करंट को, की को ऑन कर दो, यस, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, वेरी गुड। शुरू में जीरो करंट था, यस, मान लो फाइनली करंट 10 एम्पियर होने वाला है, तो क्या एकदम से 10 एम्पियर हो जाएगा, यस, नो। अरे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो क्या एकदम से 100 हो जाती है, नहीं। स्पीडोमीटर 0 से 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 21 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, फिर 100 पे जाएगा, मतलब धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, पिकअप गाड़ी का फास्ट है तो खटाक से हो जाएगा, 2 सेकंड में 0 to 100 हो सकता है, लेकिन 2 सेकंड तो लगे, 1 सेकंड तो लगा, वेरी। तो 1 सेकंड के लिए हो क्या रहा है, करंट चेंज हो रहा है। पहले छोटा सा करंट था, छोटे से करंट की वजह से यहाँ एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हाँ कि नहीं एवरीबॉडी, यस यस, दिस सोलेनॉइड विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ बार मैग्नेट, है ना। सो यहाँ मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, ओके। फिर करंट बढ़ेगा तो ये फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, फिर करंट और बढ़ेगा तो ये फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। पहले इस लूप में से बच्चों, पहले इस लूप में से, यस, ना ही कोई करंट था ना ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अब उसके अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। जैसे जैसे करंट और बढ़ेगा, मान लो एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती नहीं है, उतनी ही है, बट उसका स्ट्रेंथ तो चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट। यहाँ करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स इज चेंजिंग। और बच्चों अगर फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक के करंट 0 एम्पियर से 10 एम्पियर तक नहीं पहुंच जाता। 1 सेकंड के लिए गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, खटाक से अपनी जगह पे, खटाक से अपनी जगह पे, मतलब बिना किसी सोर्स के यहाँ करंट प्रोड्यूस कर दिया। एक ही तरीका है प्रोड्यूस करने का कि इसका फ्लक्स चेंज कर देगा। तो क्या है, 0 से 10 एम्पियर तक धीरे धीरे करंट देगा। दूसरा तरीका, आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, आप इस की को बंद चालू करते रहो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, करंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और ये गैल्वेनोमीटर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और इसके थ्रू करंट फ्लो होता रहेगा, है ना। तो या तो आप या करंट को चेंज कर दो, है ना, या तो आप इसमें के करंट को चेंज करो, जैसे 0 से 10 तक हम लेकर के गए, या तो पी को ऑन ऑफ करो तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, यस। करंट चेंज हुआ, देखो करंट चेंज इन प्राइमरी, करंट चेंज इन प्राइमरी लीड्स टू फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी, ओके, इसमें करंट चेंज हुआ तो इसमें फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यस। फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट नहीं बोलेंगे हम, यस, लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, इंड्यूस मतलब उसके अंदर इंड्यूस हो गया, डाल दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर डाल दिया गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। ये दो एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए किसी तरीके से और वो चेंज होती रहे किसी तरीके से, सो
करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। ऑल सेट ऑलरेडी। और ये बताते हुए उसने फर्स्ट लॉ बताया, Faraday's first law of electromagnetic induction. Whenever there is a change in magnetic flux, magnetic flux नहीं चाहिए मेरे को, मुझे change in magnetic flux चाहिए. Okay, whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor and EMF is induced in the conductor. EMF मतलब voltage. वोल्टेज इंड्यूस होगा मतलब क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर लूप है तो करंट गोल गोल घूमने लगेगा, लूप नहीं है तो सिर्फ ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यस, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब वोल्टेज आएगा। वोल्टेज, अच्छा देखो ये वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, राइट। तो ये करंट फ्लो होगा, बट करंट क्या होगा, करंट वापस तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ करंट फ्लो होगा बोल के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, लेकिन अगर बच्चों लूप होता हमारे पास ऐसा, तो हम बोलेंगे हाँ ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इट्स बेटर टू से कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ इधर भी इंड्यूस होगा और इधर भी इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस हम नहीं बोलेंगे। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना करंट प्रोड्यूस होगा, V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I इज इक्वल टू V बाय R होता है। तो EMF अपॉन R, EMF क्या है, वोल्टेज। यस, तो जितना वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, इतना करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसे सिंपल है। आगे बढ़ो सेकंड लॉ की तरफ, पक्का ये क्लियर है? Yes, sir. यस, सेकंड लॉ, magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. EMF इंड्यूस होगा मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगा, कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। यस, EMF का सिंबल है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऐसा ऐसा, यस E के जैसा, बट थोड़ा एप्सिलॉन। The EMF induced is equal to the rate of change in magnetic flux. Rate of change of magnetic flux, magnetic flux कितने फास्ट चेंज हो रहा है। रेट मतलब हाउ फास्ट, रेट मतलब हाउ फास्ट। ओके, मतलब यहाँ अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ लेकर के आऊं और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐसे मूव करूं एकदम आराम से, तो कुछ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मान लो 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल। और इसी को अगर मैं बहुत फास्ट ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करूं, बहुत फास्ट, राइट, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा 15 वोल्ट। और फास्ट अगर मैं मूव करूं, इतने फास्ट, हाथ को देखो क्या, इतने फास्ट, यस, तो और ज्यादा ईएमएफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आ सकती है एवरीबॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कितना फास्ट। तो मैं इसको कुछ, अब बस हो गया ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म, न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ओके, देख लेते हैं कुछ बचा है क्या, थोड़ी चीजें रहेगी फिर। EMF is equal to change in magnetic flux per unit time, change in magnetic flux upon change in unit time, change in time, कितने टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेकिन ये होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ। व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ। एक और होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ईएमएफ इंस्टेंटेनियस। मोड की बात करें मैग्नीट्यूड की, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, तो डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो ये हो जाएगा d∅dt। ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि इंस्टेंटेनियस है तो डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं उसको d∅dt, एवरेज है तो चेंज इन के फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज दिस, चेंज इन फ्लक्स, नेट टोटल चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। यस, वेरी गुड। तो यहां से मुझे एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिल सकता है। क्या सबको समझ में आया?
और अगर मुझे ईएमएफ मिल जाए तो बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय R से उसमें फ्लो होने वाला करंट में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से आपको करंट बहुत आसानी से मिल जाए। अब ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, अच्छा ये तो मैं सिखा चुका। अच्छा नहीं, चलो वन सेकंड, हाउ कैन फ्लक्स चेंज, अभी अभी हमने देखा। पहला चीज, फ्लक्स कैन चेंज इफ B इज चेंजिंग। B मतलब क्या, मैग्नेटिक। यस, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर B चेंज हो रहा है, पहले वीक है फिर स्ट्रांग है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दूसरा, इफ R इज चेंजिंग, रेडियस चेंज हो रहा है, तो ये देखो ये लूप है हमारा, इस लूप का रेडियस है ना, इस लूप को अगर मैं छोटा बड़ा बना पाऊं, आई डोंट नो इफ आई कैन, यस आई कैन, है ना, ये लूप हो गया बड़ा, रेडियस बड़ा और ये रेडियस छोटा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये लूप का साइज भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। परफेक्ट, दैट इज इफ रेडियस इज चेंजिंग। थर्ड, इफ थीटा इज चेंजिंग, वेरी गुड, अरे रेडियस मतलब एरिया, आखिर रेडियस मतलब एरिया, अगर बी चेंज हो रहा है तो वेरी गुड, अगर ए चेंज हो रहा है तो मतलब रेडियस चेंज हो रहा है तो, और अगर थीटा चेंज हो रहा है। ये तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीका हम लोग अपनाएंगे। यस, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कि कौन से तरीके से फ्लक्स को चेंज किया जाए। और ये जो लास्ट वाला है ना, ये देखो, ये यहाँ पर फ्लक्स है, फ्लक्स ऐसे बहुत सारा फ्लक्स आपकी तरफ आ रहा है ना, ये लूप ऐसे आया, ऐसे इधर से, ओके, ये फ्लक्स, ओके ये फ्लक्स, यस, ये लूप इधर से आया, एक फील्ड लाइन इसमें से गई, फिर और आगे आगे वेलोसिटी से बढ़ा, दो फील्ड लाइन गए, तीन फील्ड लाइन, चार फील्ड लाइन, यहाँ पे पांचों, फिर ये आगे आगे जा रहा है, फिर से 3 4 2 1, ये लूप बाहर निकल गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लूप आया आया आया, एक फील्ड लाइन अंदर और मूव हो रहा है, दो फील्ड लाइन, 3 4 5, फिर ये और आगे आगे जा रहा है, तो कम 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 होता होता जीरो फ्लक्स, है ना। तो मतलब ये लूप यहाँ से आएगा, जब ये लूप यहाँ पे होगा तो नो फ्लक्स, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये यहाँ आएगा तो देखो दो तीन फील्ड लाइन उसमें से पास करेगी, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ ढेर सारी फील्ड लाइन उसमें से पास कर रही है, और जब बाहर जाएगा तो फ्लक्स कम 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 होगा। इसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, और इसके स्पेशल दो तीन सेशन, मतलब इसी चैप्टर का पार्ट है, दो सेशन जिसको लगेंगे मोशनल ईएमएफ को कंप्लीट। आज हम 1 2 3 देखेंगे, अगले सेशन में शायद हम लेंसेज लॉ करें, फिर मोशनल ईएमएफ, ये फोर्थ वाले पे हम लोग आएंगे। बट ये तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के। अगर सब कुछ समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला अगर याद हो गया होगा, ईएमएफ इज d∅dt, यस, और फ्लक्स इज इक्वल टू ba cos थीटा। हाँ मुझे पता है ये शायद नाइंसाफी हो जाए, बट क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा इजी है, ट्राई करो। फोकस हियर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब थीटा कितना है, थीटा कितना है 0 डिग्री सर 0 डिग्री है, 90। ये मैग्नेटिक फील्ड, यस, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई और परपेंडिकुलर ऐसे हमने वहां पे रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आती हुई और प्लेन को परपेंडिकुलर, देखना ये प्लेन है, प्लेन को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, प्लेन को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने हाँ सर 0 को डिग्री यहाँ रख दिया ऐसे, तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, तो यहाँ बोला है फ्लक्स इज इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t minus 5. Calculate the induced current through the coil at time is equal to 2 seconds. बच्चों करंट निकालने के लिए पहले एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। वेरी गुड, चलो इसका डेरिवेटिव बताएंगे, 5 3s are 15t square plus 4 2s are 8t plus 2, है ना, और बोला है एट t is equal to 2 seconds, तो what is the EMF after 2 seconds?
ये है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स निकाला इनटू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो ये आ जाएगा कितना 15 into 4 plus 8 into 2 plus 2 कितना आ रहेगा ये 60 76 78 is it correct? I is equal to epsilon upon r 78 divided by 5 कितना आता है ये how much is this 5 1 5 2 8 है ना 5 5 25 15.6 15.6 एम्पीयर परफेक्ट इन लोगों का आ गया 15.6 एम्पीयर ग्रेट थोड़ा सा बढ़ाएं लेवल को थोड़ा सा इतना सा ट्राई करो तो आएगा आराम से इसीलिए कब से इसके थ्रू सिखा रहा था है ना किसी ने बी बोला ना ठीक है देखते हैं एक कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है ये देखो एरिया दिया है हैविंग 1000 टर्न्स तो ओके बहुत सारे टर्न्स है इसको is suspended perpendicular to the magnetic field बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये उसको परपेंडिकुलर देखो ना यार 90 डिग्री है कि नहीं बिल्कुल ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है तो क्या सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हाँ यस लेकिन एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मान लेता हूं मैं तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री है ना अब बोल रहा है प्लीज ध्यान दो इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यस बी की वैल्यू दे दी कितनी है 5 into 10 raised to -5 यस एंड एरिया दे दिया इस लूप का 0.04 मीटर स्क्वायर और कितने टर्न्स है 1000 टर्न it is rotated through 90 degree in 0.2 seconds it is rotated ये ऐसा था इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा सो इसका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आई एवरीबॉडी Yes, sir. यस ओके Yes, तो sir. बच्चों यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स कितना था फ्लक्स इनिशियल इज बी ए cos theta नहीं NBA cos theta n is the number of turns n is the number of turns एक टर्न से BA cos theta होता है यहाँ पर तो n टर्न्स है NBA cos theta तो 0 है सो NBA इतना फ्लक्स उसमें से इनिशियली जा रहा था एंड बच्चों उसका फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 है ना तो मुझे बताओ आपको पूछा है ईएमएफ एवरेज ईएमएफ तो भैया एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी डेल्टा फाई मतलब क्या चेंज इन फ्लक्स मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम फाइनल फ्लक्स तो 0 है इनिशियल फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है ना एरिया 0.04 into 5 into 10 raised to -5 क्या सब बच्चों को ये चीज समझ में आई यस ये हो जाएगा Yes, sir. मैं इसको ले रहा हूँ Yes, 4 sir. into 5 into 10 raised So to 2 into 10 -5. raised to -3. पक्का क्या ओके मैं लिख दे Yes, रहा sir. हूँ 2 into 10 raised to -3 मैडम बोल रही है इसलिए गलत हुआ तो उसको पीटना ओके आप लोग कैलकुलेट कर लेना है ना तो 0 minus 2 into 10 raised to -3 divided by change in time है 0.2 seconds राइट मैग्नीट्यूड चाहिए तो नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर करूंगा और 2 1 जा 2 0.01 वोल्ट एब्सोल्युटली आंसर इजी था एकदम जैसे मैं सिखा रहा था वैसे ही न्यूमेरिकल्स है मैंने जैसे जैसे सिखाया सेम वैसे तो न्यूमेरिकल्स था तो फ्लक्स 0 होते होते कम होते 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 0 हो गया चलो सबको समझा पक्का 100% हाँ सर Yes, sir. करेंगे अगला Yes, सवाल sir. सॉल्व चलो और थोड़ा सा लेवल पर चलो हाँ स्टार्ट चलो ट्राई देखो तो क्या बोल रहा है A conducting circular loop is placed in an uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the field having a strength of this much. Okay, तो ये है मेरा field. Yes,
एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अंदर की तरफ, और ये कॉइल को मैं ऐसे रख देता हूँ। चलो जल्दी से बताओ थीटा कितना है? ऑब्वियसली थीटा इज 0 डिग्री। आपको ये सबको समझ गया ना यार, प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यस, है ना, थीटा 0 हो जाएगा। परफेक्ट। और बी की वैल्यू क्या दे दी उन्होंने? 0.5। ठीक, ओके। फिर क्या बोल रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल डिक्रीजेस स्टेडीली एट द रेट ऑफ दिस मच, यस, rate of decrease of radius is 10 raised to minus 2 meter per second. What will be the magnitude of induced EMF when the radius of the coil is 7? Okay, when the radius of the coil is 7, उस टाइम पे क्या पूछा है? इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन कितना? क्या है यार? ये लूप है ना? यस, मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं यहाँ से। ओके, उस लूप का साइज छोटा छोटा होते जा रहा है, ये भी तो हमने दिखाया था। अगर लूप का साइज छोटा छोटा होते जाएगा तो उसमें से जाने वाला फ्लक्स भी कम 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 होते जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर है? यस, लूप का साइज रिड्यूस हो रहा है। तो शुरू में मैं बोल रहा हूँ ये नहीं रे बाबा, फ्लक्स, the flux passing through it is BA cos 0, which is nothing but BA. Very good. What is the area of the loop? Conducting circular loop given it clearly. So B pi r square. Flux कितना हो गया? B pi r square. B pi r square. Very good. हमको चाहिए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन is equal to d flux by dt. Change in flux per unit time. क्या पूरा फ्लक्स? अच्छा, यहाँ पे डाल दे वैल्यूज। ओके, डेरिवेटिव ऑफ b पाई r स्क्वायर अपॉन dt। क्या b चेंज हो रहा है? नहीं। क्या पाई चेंज हो रहा है? नहीं। तो मैं b को बाहर ले लेता हूँ डेरिवेटिव के, पाई को बाहर ले लेता हूँ डेरिवेटिव के, और अंदर बचेगा मेरा डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर बाय dt। क्या सबको समझ में आया? Which is equal to b pi what is derivative of r square with respect to time? क्या r चेंज हो रहा है with respect to time? हाँ, यस। तो क्या मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ? हाँ। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 2r dr by dt। अरे चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x dx by dt, है ना? तो इस तरह से हमने चेन रूल लगाया। विद रिस्पेक्ट टू x होता तो हम क्या बोलते हैं? 2x dx by dx, तो ये 1 हो जाता, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं? 2x। लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। यस, इम्प्लिसिट फंक्शंस किया है हमने, बहुत सारा डेरिवेटिव्स किया है। यस, तो उसमें हमने सीखा कि इसको लिखते हैं 2r dr by dt। वेरी गुड। तो मेरा एप्सिलॉन तो आ गया। एप्सिलॉन इज इक्वल टू b pi 2r dr by dt। बहुत बढ़िया। यस, क्या मुझे dr by dt का वैल्यू गिवन है? हाँ, गिवन है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस इज दिस मच मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। और क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअली वो आना चाहिए 10 रेज़ टू -2, माइनस ऑफ 10 रेज़ टू -2, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता तो हम लेते +10 रेज़ टू -2, लेकिन एनी विच वेज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैं साइन को इग्नोर कर देता हूँ। क्या सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, मैं sir. साइन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं है, आपको अगर मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन पूछा रहता, फिलहाल मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, बाकी टेंशन, है ना? चलो तो डाल दो सारे वैल्यूज। क्या है b का वैल्यू? 0.5, तो 0.5 into 22/7 into 2 into when the radius is 7 बोल रहा है, उस टाइम पे निकालो जिस टाइम पे रेडियस 7 है। तो रेडियस 7 और dr by dt की वैल्यू 10 रेज़ टू -2। कुछ बचा क्या? रेडियस सेंटीमीटर में।
ना, रेडियस सेंटीमीटर में है, किधर गया 7 सेंटीमीटर, तो इसको 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट करते हैं इंटू 10⁻⁻², थैंक यू, है ना, 7 इंटू 10⁻⁻²। बाकी चेंज तो मीटर पर सेकंड में है ना, हाँ 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सब हो गया, अब काटा काटी करो, ये इससे गया, ये इससे गया, 0.5 into 2 is 1, so ultimately we are left with 22 into 10⁻⁻⁴। yes, आंसर ऑप्शन है क्या, 22 into 10⁻⁻⁴। क्या करें, 2.2 है तो कैसे लिखते हैं इसको, yes 2.2 10 raised into, to minus 5. एक ने 3 बोला, एक ने 5 बोला, मुझे पता था ये बोलने वाले हो, है ना, मुझे पता था ये बोलने वाले हो, हाँ -3 की -5, है ना। अरे ईएमएफ है, वोल्टेज है, तो 10⁻³ वोल्ट, ये थोड़ी सिखाने वाला हूं मैं, ये कैसे आया है, तो होता है 22 into 10⁻⁻⁴ इज, ये पॉइंट इधर आएगा तो एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻³ हो जाएगा। चलो समझ में आया सबको, पक्का, इजी क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ओके। हाँ सर। अगला सवाल, ट्राई करोगे क्या, अच्छा पढ़ तो लो, क्वेश्चन पढ़, पहले रीड द क्वेश्चन एवरीबॉडी, कम ऑन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, a structure formed from two straight conducting rods forming a right angle is placed in uniform magnetic field with B is this and is directed out of the page। दो रॉड है, एक ये कंडक्टिंग रॉड और एक ये रॉड, बोथ आर रॉड्स, कंडक्टिंग रॉड्स है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, और इनके बीच का एंगल है बच्चों, मैं देखो तो once again a structure formed from two straight conducting rods forming a right angle, ये forming a right angle is placed in a magnetic field which is coming out of the paper, है ना, आपसे बाहर की तरफ आ रही है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में उस रॉड को रख दिया गया है, ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया, बी की वैल्यू दे दी, वो हम देखेंगे, it is directed out, a straight conducting bar, again a conductor in contact with the structure starts at a vertex at time t equal to 0 and moves with a constant velocity of this much along them। यहाँ पर बच्चों एक रॉड रख दिया, एक कंडक्टिंग बार रख दिया, है ना, शुरू में यहाँ पर है एट टाइम t इक्वल टू 0, और ये धीरे धीरे उसके ऊपर स्लाइड करता है, ये ऐसा है, ओके, पहले यहाँ पर है, फिर घसीटते घसीटते उसके ऊपर यहाँ आ गया, स्लाइड कर रहा है उसके ऊपर, स्लाइड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे करते करते स्लाइड करते करते बच्चों यहाँ पे आ गया वो रॉड, कुछ इस तरह से, है ना, इट इज दिस रॉड इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकंड दे दिया, ओके, यस, सी वंस अगेन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग बार इन कांटेक्ट विद द स्ट्रक्चर, उसके ऊपर चिपका हुआ है और ऐसे ऐसे घसीटते हुए आगे जा रहा है, yes, starts from the vertex at time 0 and moves with a constant at this, calculate the EMF around the triangle in 4 seconds। क्या यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, हाँ ये ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल एक लूप है, हाँ, अरे ट्रायंगुलर लूप है कि नहीं, बिल्कुल, और उस लूप का एरिया चेंज हो रहा है, हाँ कि नहीं, पहले जब ये रॉड यहाँ पर था तो इतना सा एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, फिर इतना ट्रायंगल हो गया, इसमें से और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, फिर इतना बड़ा ट्रायंगल हो गया, इसमें से और मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हाँ, यस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वेरी गुड, तो क्या उसमें से ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो जाएगा, हाँ, तो क्या उसमें से करंट फ्लो होगा, हाँ, आपको बोल रहा है कितना करंट, नहीं, कितना ही होगा आफ्टर 4 सेकंड्स। क्वेश्चन समझ आया सबको, एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी जल्दी, यस सर। क्वेश्चन समझा, तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे
कि चलो v वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अप विद द वेलोसिटी v, है ना। इन टाइम t it will travel, yes, distance d, डिस्टेंस d, है ना। तो d कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो बच्चों यहां से ये डिस्टेंस d हो जाएगा, हाँ कि नहीं। दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी d, ये डिस्टेंस d हो जाएगा t टाइम में। t टाइम, फिलहाल t टाइम रहने दो, बाद में हम t के बदले 4 सेकंड डालेंगे, t टाइम में d डिस्टेंस करेंगे। ओके, अब ये 90 डिग्री है और ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्री है, सिमेट्री, बहुत बढ़िया, सिमेट्री है। तो क्या ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, हाँ, और क्या ये 45 हो जाएगा, हाँ। अरे सेंटर से जा रहे हैं ना, ऐसा 90 डिग्री सेंटर से क्रॉस जा रहा है, सेंटर से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो 45 और ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों क्या ये एंगल भी 45 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ। तो क्या ये भी 45 हो जाएगा, हाँ। तो ये छोटू और ये छोटू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो अगर ये d है तो क्या ये भी d हो जाएगा, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये छोटू देखो यहाँ, ये छोटू, ये 45, ये 45, ये d, तो ये भी, ये एक ट्रायंगल, ओके, ये 45, ये 45, ये d, तो ये भी d, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया d। बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फिर लास्ट में पूछोगे सर सब कुछ वापस बताओ। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So what is the area of this triangle? The area of this triangle is half into base into height. The area of the triangle is half into base into height. Very good. Base कितना है? Base है half into 2d into height कितना है? d. ये कटा d square. d square is the area. मतलब ये कि एरिया को टाइम से कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं है, टेंशन नहीं। मतलब क्या, देखो ये रॉड पहले ऐसे था, ओके, मान लो एक सेकंड के बाद हमने बोला उसने d डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा d स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद मान लो ये ट्रायंगल बनता है और हमने इस डिस्टेंस को d बोल दिया, राइट, तो एरिया हो जाएगा d स्क्वायर, है ना। तो कितना ऊपर जा रहा है ये डिस्टेंस, अगर आप d ले लो तो आपको टाइम से कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ पे d स्क्वायर t वगैरह आता तो हम t इज इक्वल टू 4 सेकंड डाल देते, बट एरिया तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एरिया डिपेंड कर रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल कर रहा है। एरिया वैसे भी कहाँ टाइम पे डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। क्या सब लोगों को इतना समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. एवरीबॉडी, परफेक्ट। यस, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ईएमएफ। अरे आपको निकालना है ईएमएफ, तो ईएमएफ के लिए पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या फ्लक्स निकाल सकते हो। व्हाट इज फ्लक्स? Flux is BA cos 0, which is nothing but B into A. B तो फिक्स है, अरे D क्यों हो गया? B तो फिक्स है, और बच्चों एरिया इज इक्वल टू D स्क्वायर। सो BD स्क्वायर इज द फ्लक्स। वेरी गुड। एप्सिलॉन हमको क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस d phi by dt, d phi by dt। चलो वेरी गुड। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने d को क्या लिखा है? vt, तो क्या मैं लिख सकता हूँ b into v square t square? हाँ, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स के बदले में डाल दूंगा b square t square divided by dt। क्या v कांस्टेंट है? हाँ, डेरिवेटिव के बाहर आएगा। क्या v कांस्टेंट है? हाँ, बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, समझ गया? कहीं तो था कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फाइव, तो वो भी डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा। बचेगा सिर्फ और सिर्फ dt square by dt, which is equal to b t square
into 2t, yes, which is equal to, डाल रहे हैं वैल्यूज, है ना, क्या वैल्यू डालनी है, डाल दो। b की वैल्यू 0.5 है क्या, इसको क्या 0.40, so 0.40 into b is 5 into 5 into 2 into t की वैल्यू है 4, है ना। चलो बताओ कितना आता है, यस 4 2s are 8, 8 5s are 40 multiplied by this 5 4s are 20, 0.2, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, यस 4 2s are 8, 8 5s are 40 और 160, 160 into 0.4, 16 4s are 64, है ना, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, नहीं ये हो जाएगा 60 सर 8 आ रहा है। 8 कैसे आया, 16 4 64 ना, क्या होगा 8, कोई वैल्यू मिस किया हाँ क्या? सर, आई मीन 8 और फिर 2 5 है। हाँ तो 4 2s are 8, 8 5s are 40, ची ऐसा कैलकुलेशन में हो रहा है, अच्छा 8 5s are 40, 4 5s are 20, अरे शेम ऑन मी, चलो 200 into 0.4, है ना, ये हो जाएगा 80 वोल्ट, EMF is equal to 80 वोल्ट, है ना, आंसर है क्या ऑप्शन, क्या एक सवाल डिफिकल्ट था, बिल्कुल, क्या सब लोगों को समझ में आया, एवरीबॉडी गो थ्रू इट वंस, गो थ्रू इट। चलो अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है इंड्यूस्ड चार्ज, ऐसे ही एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं डिराइव करके, वो याद करना। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई बाय dt का मॉड, है ना। अब करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, वेरी गुड, सो करंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाय dt डिवाइडेड बाय आर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, करंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी फाई बाय dt, वेरी गुड, क्या सबको ये समझ में आया, एवरीबॉडी, Yes, sir. विदाउट Yes, sir. सिंपल, ओके, सो मेरे पास है I is equal to 1 upon R d phi by dt, but what is current, current is equal to dq by dt, हाँ कि नहीं, current is equal to dq by dt, very good, so यहाँ से dt कटेगा, dt कटेगा तो बचेगा क्या, dq is equal to 1 upon R d phi, 1 upon R d phi, and that is nothing but induced charge, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके अंदर, यस कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, क्या कैन आई इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं यहाँ dq को और इंटीग्रेट कर देता हूं 1 upon R d phi को, dq को इंटीग्रेट करता हूं मैं, चार्ज 1 से पहले कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज हो गया, और यहाँ पर d phi है तो यहाँ पर पहले कितना फ्लक्स था और बाद में कितना फ्लक्स हो गया, एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना, उससे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा q2 minus q1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq 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 q, q1 से लेकर के q2, यहाँ पर 1 by r d phi d phi d phi d phi phi, yes phi 1 से लेकर के phi 2, बहुत बढ़िया, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ q2 minus q1 equal to 1 by r into flux 2 minus flux 1, okay, now delta q, that is change in q, कितना चेंज इन चार्ज हुआ है, is equal to 1 by r into 1 या dq is equal, delta q is equal to delta flux by r, आपका इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे के वैसे चलते रहना चाहिए, सिर्फ चार्ज की अगर बात की जाए तो चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी चेंज इन फ्लक्स तो अब हमको करते आता है, इनिशियल फ्लक्स निकालो, फाइनल फ्लक्स निकालो, पहले का क्या पोजीशन था, बाद में का क्या पोजीशन है, क्या एंगल है, ओके टेंशन नहीं लेना न्यूमेरिकल।
है ना। पहले तो इसको देखो ठीक से, और अगर सच में समझ में आए तो अगला न्यूमेरिकल 1 मिनट तक खुद से ट्राई कर लेना, और फिर मैं बता दूंगा फटाफट से। यस, जल्दी से। ओके, फॉर्मूला ठीक है, बस फॉर्मूला देख लो, बाकी टेंशन नहीं है। लास्ट वाला, लास्ट फॉर्मूला ये वाला। यस, चेंज इन Q इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय R। आ जाओ, चलो डायरेक्ट ही बता रहा हूं, अगला वाला ट्राई करना। A small coil is introduced between the poles of an electromagnet। एक कॉइल है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में रख दिया, so that its axis coincides with the magnetic field का डायरेक्शन। ओके, यहां देखो बच्चों, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेरी गुड, है ना। एक कॉइल यहाँ पे ऐसे रख दिया कि उसका एक्सिस कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब ऐसे रख दिया। अगर मैं यहाँ देखूं तो एरिया वेक्टर इधर रहेगा और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी इधर रहेगा, सो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। परफेक्ट, ये चीज दिया है। ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स इज n एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a। ओके, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स इज n एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका a दे रखा है, n ये पूरा एरिया है a, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कॉइल टर्न्स थ्रू 180 डिग्री, जब कॉइल, यार ऐसा है, ऐसा कॉइल रखा है, ये घूम के वापस से ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा रखा है, ये घूम करके वापस ऐसा हो जाएगा। When the coil turns through 180 degree about its diameter, the charge flowing through the coil is Q। उसमें से कुछ चार्ज फ्लो होगा, अरे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा मतलब चार्ज फ्लो होगा ना। वेरी गुड, तो हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल एज इट इज, ये साउथ पोल एज इट इज। भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन ये इसका एरिया वेक्टर घूम घाम के इधर आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न्स तो अभी भी वही रहेगा। वेरी गुड, एरिया अभी भी वही रहेगा, और चेंज क्या हो रहा है वहां पे, कुछ नहीं, इसके अंदर Q चार्ज आ गया। बहुत बढ़िया। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R। इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R, तो यहाँ पर भी R ही रहेगा। ओके, फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना मैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, ये आपको फाइंड करना है। क्या करें क्या करें क्या करें, फॉर्मूला है हमारे पास, लगा दो। सबसे पहले व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स, यस, n b a cos 0, n तो n है, यस, मैग्नेटिक फील्ड b, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड b a cos 0 1 होता है, छोड़ दे इसको ऐसे ही। वेरी गुड, यहां जाओ, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स इज n b a cos 180। cos 180 कितना होता है, -1, सो माइनस n b a। बच्चों व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। बहुत बढ़िया, निकाल के रख दो, माइनस एन बी ए माइनस एन बी ए इज 2nba माइनस 2nba, लेकिन मैं ले लूंगा इसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सो 2nba is the change in flux, change in flux। वेरी गुड, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या निकालना है ये बताऊंगा अभी आगे, डोंट वरी। इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, तो मेरा डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू तो क्यू है, प्लीज ध्यान दो। चेंज इन क्यू कितना है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर चार्ज कितना है उसमें, 0। उन्होंने बोला है कि Q चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पर Q 0 है, यहाँ पर Q चार्ज इंड्यूस हो गया, देखो दे रखा है, a charge flowing through the coil is Q when it is rotated 180 degree about its diameter। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कैपिटल Q इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ, कैपिटल Q इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स कितना है, 2nba डिवाइडेड बाय
R, which is the resistance. आपको बोला है find out the magnetic induction, मतलब क्या निकालना है? अरे मतलब क्या निकालना है? Come on. B. तो B is equal to Q into R divided by N to QR upon 2NA. इधर है QR upon 2NA. This is your answer. एकदम सिंपल सा सवाल था. ओके, तो कॉइल रख दिया था ऐसे, उसको 180 डिग्री से रोटेट करके ऐसे कर दिया. ओके, चेंज इन फ्लक्स निकालो, निकाल लिया. चेंज इन फ्लक्स निकाला, और क्योंकि हमको, आप बोलोगे सर इस फॉर्मूला की क्या जरूरत है, यहां से भी तो निकाल सकते थे ना, जैसे B इज इक्वल टू, चलेगा ना, B इज इक्वल टू, यस, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2NA. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं. यस, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स पता नहीं ऑलरेडी, राइट, चेंज इन फ्लक्स का ही फॉर्मूला है. ठीक है, क्योंकि आपको चार्ज दे रखा है, आपको पहले उसको चार्ज के टर्म्स में लेकर के आना है. Q की वैल्यू दे रखी है, सारे आंसर ऑप्शंस में Q लिखा हुआ है. ओके, तो हमने क्या किया, पहले Q के टर्म्स में B को फाइंड आउट किया. Q के टर्म्स में B को फाइंड आउट किया, जैसे कि ये, यस, Q इज इक्वल टू 2NBA बाय R. यहाँ से B मिल जाएगा. एकदम सीधा सवाल, सबको समझ में आया? पक्का 100%? Yes, sir. आगे बढ़ो. One last question for today. Yes, चलो, try. Come on. Okay. क्या बोल रहा है? In a coil of resistance of 100 ohms, a current is induced by changing the magnetic flux through it, as shown in the figure. एक कोई तो कॉइल है, एक कोई तो कॉइल है. ओके, इस कॉइल में, इस कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है गाइस 100 ओम्स. इसमें करंट इंड्यूस हो चुका, इसमें करंट इंड्यूस हो चुका. क्यों? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में उसको रख दिया, एज शोन इन द फिगर. ओके, कितना करंट इंड्यूस हुआ, फिगर क्या बताता है, देखो, टाइम वर्सेस करंट, टाइम वर्सेस करंट. ओके, एक सेकेंड में, सॉरी, इतने टाइम में इतना करंट इंड्यूस हुआ, इतने टाइम में इतना करंट, 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 और ऐसे 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 आपको डायग्राम बताया. तो डायग्राम एज शोन इन द फिगर. व्हाट इज द फिगर शोइंग? कितना करंट कितने टाइम में इंड्यूस हुआ है. बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल. आपको क्या निकालना है? आपको change in magnetic flux. See, find the magnitude of change in flux through the coil. Change in flux through the coil. देखो यार, सबसे पहले जैसे इतना इंफॉर्मेशन आप देखो, है ना, एक चीज तो चमकनी चाहिए, क्योंकि आपको रेडियस दे रखा है, सॉरी, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है ना. तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊं, डेल्टा फाई बाय आर, तो शायद मेरा काम बन सकता है ना. अभी तो मैं वो टॉपिक सिखा रहा हूं, इसलिए एटलीस्ट चलना चाहिए, एटलीस्ट. ओके, चलो, रेजिस्टेंस मुझे पता है. अरे वाह, अगर मुझे dq, ये चेंज इन चार्ज कैसे किसी तरह से मिल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना. तो मुझे d फाई मिल जाएगा. ये चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू डेल्टा q इनटू r. वेरी गुड. r तो पता है, डेल्टा q कैसे निकाला जाए, चेंज इन चार्ज कैसे निकाला जाए. सो वी नो दैट I is equal to dq by dt. Very good. Can I say dq is equal to I dt? Very good. Can I integrate on both sides? dq is equal to integration of I dt. dq 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 q1 से q2 तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसीलिए मैंने डेरिवेशन भी सिखाया. ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों q2 minus q1 is equal to integration of I dt. ये हो जाएगा डेल्टा q is equal to integration of I dt. What do you mean by integration of I dt? क्या integration of I dt is area under
IT कर्व, है ना? यस नो, यस नो, बिल्कुल हमेशा से हमने यही किया है। अगर मेरे पास एक ग्राफ है I वर्सेस T, देन इंटीग्रेशन ऑफ I dt, मतलब क्या? चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मान लो ऐसा ग्राफ है, ये मान लो ऐसा ग्राफ है, और आपको निकालना है इस ग्राफ के अंडर का एरिया। आपको निकालना है इस ग्राफ के अंडर का एरिया। तो आप क्या बोलते हो? एक छोटे से dt टाइम में I करंट, मान लो छोटा सा करंट, एक dt टाइम में इतना, dt टाइम में इतना, dt टाइम में इतना, dt टाइम में इतना। यस, सो वो क्या हो जाएगा? I dt का इंटीग्रेशन, हाँ कि नहीं? और यहाँ पे हमने निकाला है कि इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज डेल्टा क्यू। ये तो ग्राफ मेरे पास सीधा सीधा गिवन है भैया, ऐसा कुछ, ऐसा I t, यहाँ पे था इंडिया में 0.5 और 10, 0.5 और 10। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ व्हिच इज हाफ इनटू बेस, दैट इज 0.5 इनटू हाइट, दैट इज 10, व्हिच इज नथिंग बट हाफ हाफ, ये हो जाएगा 10/4 व्हिच इज 2.5, है ना? 2.5 डाल दो, ये हो गया 2.5 into 100 which is nothing but 250, and that is your final answer। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या किया? एवरीबॉडी, Yes, sir. यस, Yes, sir. क्या Yes, ये sir. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी ये प्रोसेस किया है? हाँ, एंड दैट वाज टुडेस सेशन।